Good evening, dear learners. This is your educator Rashi Poddar for UGC NET Paper 2 English. And in our series of important works, today we are going to study a post World War II British poem that is Church Going by Philip Larkin. Philip Larkin was a writer belonging to the era of modernist poets. ये आपको पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू के बाद एक्टिव दिखते हैं इसीलिए इनके वर्क्स में भी जो हमारे पास थीम्स है दे आर सिमिलर टू दैट नाउ क्योंकि हमारे पास क्योंकि हमारे पास वर्ल्ड वॉर वन हो चुका है एंड वर्ल्ड वॉर टू हो चुका है हम लोग देखते हैं सोसाइटी में देर आर सेवरल थियोरीज लाइक एब्सर्डिज्म एग्जिस्टेंशियलिज्म जो कि कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ द वर्ल्ड दैट इज द रिलीजियस बिलीफ एंड द गॉड उसको चैलेंज करता है तो हमारा ये जो पोएम है चर्च गोइंग इट इज अबाउट दैट ओनली इसमें भी फिलिप लार्किन रिलीजियस चीजों को रिलीजन को क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे फेथ को क्वेश्चन करते हैं उसके बारे में ही हमें ये पोएम पढ़ना है तो बिफोर स्टार्टिंग द पोएम लर्न अबाउट वी शुड नो अबाउट द राइटर फिलिप लार्किन So Philip Larkin was born on 1922 and died on 1985 and he was an English poet, novelist and librarian. But most famously ये एक पोएट के तरह जाने जाते हैं और इनका नाम ज्यादातर पोस्ट वॉर ब्रिटिश पोइट्री में देखा जाता है इनका जो फर्स्ट बुक ऑफ पोइट्री था दैट वाज द नॉर्थ शिप व्हिच वाज पब्लिश्ड इन 1945 इनके कुछ ये सब कलेक्शंस के नाम हैं जो आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं अगर आप टीजीटी पीजीटी में बैठ रहे हो डी ट्रिपल एस बी में बैठ रहे हो नेट के एग्जाम में स्पेसिफिकली बैठ रहे हो तो ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं मैच द फॉलोइंग में पूछ लेगा आइडेंटिफिकेशन में पूछ लेगा तो यू नीड टू रिमेम्बर सो इनका फर्स्ट बुक ऑफ पोइट्री है द नॉर्थ शिप which was published in 1945 इसके बाद इन्होंने अपने टू फेमस नॉवेल्स लिखे हैं जिल एंड अ गर्ल इन विंटर ये नॉवेल है इनका जिल which was published in 1946 and a girl in winter which was published in 1947 इसके बाद इनका सबसे फेमस पोइट्री कलेक्शन आता है जिसमें हमारा चर्च गोइंग भी पब्लिश्ड है एंड द कलेक्शन इज द लेस डिसीव्ड द लेस डिसीव्ड इसी पोइट्री कलेक्शन में हमारा चर्च गोइंग भी पब्लिश्ड है ये 1955 में ये पोइट्री कलेक्शन आता है इनका इसके बाद इनका नेक्स्ट पोइट्री कलेक्शन आता है द विट्सन वेडिंग यहाँ पे भी लिखा हुआ है ये दोनों नाम एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट पोइट्री कलेक्शन इज हाई विंडोज विच वॉज पब्लिश इन 1974 इन्होंने ग्रेजुएशन अपना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से किया है एंड he became a librarian after that and it was during the 30 years when he was working as a librarian he produced the greater part of his life इन्होंने उस टाइम पे काफी अच्छे अच्छे वर्क्स पब्लिश किए हैं he also got influenced he also got influenced by writers like W.H. Auden, Wordsworth, W.B. Yeats, Thomas Hardy इस तरह के राइटर्स ने भी इनको काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस किया है इनके लाइफ में नाउ लेट अस स्टार्ट विथ आवर पोएम इनके बारे में इतना ही जानना इंपॉर्टेंट अगर इनके राइटिंग स्टाइल के बारे में पूछे तो काफी प्लेन लैंग्वेज है इनका एंटी रोमांटिक लिखते हैं ये और रियलिस्टिक स्टाइल में लिखते हैं क्लियर है कॉन्वर्सेशनल स्टाइल का यूज करेंगे कोई फैंसी सिंबलिज्म का यूज नहीं करते हैं क्योंकि वर्ड्सवर्थ से इंस्पायर्ड है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इनका जो लैंग्वेज है काफी ज्यादा कॉलिक्वल लैंग्वेज है क्योंकि वर्ड्सवर्थ उसी चीज के बारे में बात करते हैं अपने वर्क लिरिकल बैलेड्स में तो इनका भी वैसा ही टोन आपको देखने को मिलता है कॉन्वर्सेशनल टोन देखने को मिलता है
And the most important point is that he was the part of the movement poets. I have a video uploaded on this. मेरे चैनल पे वीडियो मिलेगा आपको. You can visit my channel and search this. ये पढ़ना जरूरी है क्योंकि नेट के एग्जाम में ग्रुप ऑफ पोएट्स से काफी क्वेश्चंस बनते हैं और हर साल ही बनता है. इसमें कभी यूनिवर्सिटी विट्स के बारे में पूछ लेंगे, कभी जॉर्जियन पोएट्स के बारे में पूछ लेंगे, कभी मेटाफिजिकल पोएट्स, ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट पोएट्स के बारे में क्वेश्चन बनता ही है. तो मूवमेंट पोएट्स हमारा जो ग्रुप है उससे फिलिप लार्किन एसोसिएटेड है. इनके वर्क्स में आपको लोनलीनेस का थीम, टाइम, लव, डेथ, डिसअपॉइंटमेंट, ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी. एंड ही मेड पोइट्री फील ऑर्डिनरी, मॉडर्न एंड रिलेटेबल. क्योंकि इनके प्रीवियस एज में हम लोग देख रहे हैं कि पोइट्री को काफी ज्यादा फैंसी बनाने का बात किया जाता है, जो कि मेटाफिजिकल पोइट्री बात करती है. लेकिन टीएस इलियट जैसे राइटर्स भी यही बात करें, लेकिन ये कहते हैं कि पोइट्री हमारा ऑर्डिनरी होना चाहिए. और इनके वर्क्स में आप होप वर्सेस रियलिटी का एक कॉन्ट्रास्ट देखोगे. तो ये राइटर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. नाउ लेट्स मूव टू द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम. The poem was published in the Less Deceived collection in 1955. It was written in 1954. The speaker of the poem is in a very casual mood. वो बहुत कैजुअली अपनी कहानी बता देते हैं. यहाँ पे बहुत फैंसी चीजों का वो यूज नहीं करेंगे. स्टोरी भी उनकी एकदम कैजुअल सी है. नॉन रिलीजियस विजिटर है क्योंकि ही विल चैलेंज द फेथ. फेथ क्या है उस चीज के बारे में ये पोयम बात करता है. एंड द कोर आइडिया इज दैट व्हाट विल हैपन टू चर्चेस एंड फेथ इन अ सेक्युलर फ्यूचर. ये कोर आइडिया इसीलिए यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है बिकॉज जो हमारा पोयम है दैट इज अ पोयम रिटन आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू. और जब वर्ल्ड वॉर टू हो जाता है हमारा, देन पीपल हैव लॉस्ट देयर फेथ इन गॉड. इसीलिए फिलिप लार्किन अपने इस पोएम में लिख रहे हैं कि नाउ इन दिस वर्ल्ड व्हाट विल हैपन टू दीज प्लेसेस, द रिलीजियस प्लेसेस, what will happen to church, what will happen to the faith of the people, the superstition that lies behind this religious aspect, in pe kya hoga. This is what the poem questions. Now the poem talks about the decline of religious faith in post-war England and the rise of secularism. This is the main context of the poem. अगर आप दो लाइन में poem को describe करना चाहो तो. Now अगर फॉर्म एंड स्ट्रक्चर की बात करें इस पोएम की, सो द लैंग्वेज इज वेरी प्लेन, कॉन्वर्सेशनल एंड आयरॉनिक, क्योंकि इसमें वो आयरनी का यूज करके सोसाइटी में चैलेंज करते, क्वेश्चन करते हैं सोसाइटी को. फॉर्म इज रेगुलर स्टैंजास एंड टेक्निक इज ड्रामेटिक मोनोलॉग. इस पोएम में ड्रामेटिक मोनोलॉग टेक्निक का यूज किया गया है. ड्रामेटिक मोनोलॉग के बारे में आपको ऐसे भी पता होना चाहिए क्योंकि ड्रामेटिक मोनोलॉग के ऊपर पर्टिकुलरली क्वेश्चंस बनते हैं नेट में. आयरनी का यूज किया गया है एंड कॉलिक्वल डिक्शन दैट इज एवरीडे लैंग्वेज का यूज किया गया है. टोन एंड स्टाइल की बात करें तो कॉन्वर्सेशनल है, प्लेन लैंग्वेज में लिखा गया एंड फ्री वर्स में लिखा गया है विद रेगुलर स्टैंजास. सो देयर आर टोटल 7 स्टैंजास इन द पोएम एंड इन 7 स्टैंजास को डिवाइड किया गया है इन सेट ऑफ 9 लाइन्स. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम. 7 स्टैंजास है और हर स्टैंजा में आपको 9 लाइन्स देखने को मिलेंगे. इसमें आपका राइम स्कीम जो यूज किया गया है वो 2 तरह का राइम स्कीम यूज किया गया है, फुल एंड हाफ राइम. ये दोनों ही तरह का राइम स्कीम आपको इसमें देखने को मिलेगा. Now, like all the poems of Larkin, Church-going features his signature tone filled with skepticism and general disappointment. वो जब चर्च विजिट करते हैं तो एक डिसअपॉइंटमेंट का टोन देखने को आपको उनके वर्ड्स में मिलेगा. He turns a visit to a church into an existential assessment of how religion is certain to fall out of the collective societal consciousness. वो अपने एक जस्ट इमेजिन द क्रिएटिविटी ऑफ द राइटर.
वो अपने एक रैंडम चर्च विजिट के ऊपर एग्जिस्टेंशियल असेसमेंट कर देते हैं, एग्जिस्टेंशियलिज्म की थ्योरी पूरा समझा देते हैं। वो एग्जिस्टेंशियलिज्म जैसे फिलोसफीज को वहां पे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हाउ रिलीजन इज सर्टेन टू फॉल आउट ऑफ द कलेक्टिव सोसाइटल कॉन्शियसनेस। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कैसे रिलीजन जो है वो अपना होल्ड सोसाइटी से छोड़ देगा, उनकी कॉन्शियसनेस से ये खत्म हो जाएगा। हमारे प्रेजेंट डे में इनफैक्ट वी सी पीपल हु आर चैलेंजिंग रिलीजन, लोग नो रिलीजन नो कास्ट का सर्टिफिकेट ले रहे हैं। वी आर सीइंग दोज थिंग्स, सेम चीज हो रहा है, लेकिन देयर इज ऑलवेज सम पार्ट ऑफ द सोसाइटी हु बिलीव्स इन रिलीजन, हु बिलीव्स इन आर सुपरस्टिशन। तो ये इसी की बात करते हैं। विद द पर्पस ऑफ चर्चेस एंड अदर हाउसेस ऑफ वर्शिप कंप्लीटली फॉरगॉटन, ये बोलते हैं कि एक टाइम आएगा जब इस तरह के रिलीजियस प्लेसेस, चर्चेस हो गए एंड अदर हाउसेस जो कि रिलीजियस चीजों का सिंबल है, उनको कंप्लीटली भूल जाया जाएगा। So he says that it is more than likely that the speaker of the poem is Larkin himself. क्योंकि हमारे पोएम का जो स्पीकर है, हम लोग स्पीकर अनोनिमस ही रखते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग इस चीज को अज्यूम कर सकते हैं दैट द स्पीकर ऑफ द पोएम इज लार्किन हिमसेल्फ, क्योंकि हमें पता है कि लार्किन इज समवन हु इज एग्नोस्टिक। वो खुद ज्यादा रिलीजन पे बिलीव नहीं करते थे, वो अपना ही पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं हम लोग। द स्पीकर्स जर्नी टू द फाइंड मीनिंग रिजेंबल्स लार्किन्स ओन परस्यूट ऑफ एग्जिस्टेंशियल नॉलेज। लार्किन भी एक सर्च में थे ऑफ एग्जिस्टेंशियल नॉलेज। तो इस पोएम में भी द पर्पस ऑफ चर्च, द पर्पस ऑफ रिलीजन प्लेसेस सीम्स सिमिलर, वैसा ही हमें साउंड करता है। आई होप यहां तक क्लियर है, यू आर गोइंग विथ मी, वी आर ऑन द सेम ट्रैक, आपको समझ में आ रहा है यहां तक। ये जो पोएम है एक नैरेटिव फॉर्म में लिखा गया है, और इसमें जो हमारा कॉमन थीम है डेथ, डिसअपॉइंटमेंट, रिलीजन, यही सब चीज देखने को मिलेगा। सो विदाउट एनी डिले लेट अस jump into the poem now. Once I'm sure there's nothing going on, I step inside, letting the door third shut. Another church, matting seats and stone. तो ये कह रहे कि जब मैंने देख लिया कि वहां पे कुछ नहीं चल रहा है, तब मैं अंदर जाता हूँ, और जब मैं अंदर स्टेप करता हूँ तो मैं दरवाजा छोड़ देता हूँ, और वो दरवाजा काफी जोर से आवाज करता है। थर्ड शट, यहाँ पे ऑनोमैटोपिया फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है। ऑनोमैटोपिया फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है, और ये जो साउंड है थर्ड साउंड, ये एक डल लाइफलेस साउंड है। यहाँ पे डल लाइफलेस साउंड, ये वैसा आवाज करता है। आप डोर बंद करो तो कैसे हल्का सा एकदम थर्ड का आवाज करता है, कि वैसा ही आवाज, जो कि डलनेस को यहाँ पे शो कर रहा है। अब ये वाला जो लाइन है, वंस आई एम श्योर देयर इज नथिंग गोइंग ऑन, दिस पर्टिकुलर लाइन शोज दैट द स्पीकर इज नॉट वेरी कंफर्टेबल बीइंग रिलीजियस। दैट इज व्हाई घुसने से पहले ही मेक श्योर कि अंदर कुछ चल तो नहीं रहा है, कोई प्रेयर तो नहीं चल रहा है, या कोई इवेंट तो नहीं चल रहा है चर्च का। देन ही स्टेप्स इनसाइड एंड लेट द डोर थर्ड शट। और इसको ये कैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं? अनदर चर्च, वेरी कैजुअली, एक और बिल्डिंग। दिस शोज दैट this shows that all are same, that all are same. Another church, ऐसे बात करें बहुत कैजुअल है, बाकी सब जैसा ही तो है। मैटिंग सीड्स एंड स्टोन, इसमें भी वही चीजें हैं जो हर जगह होती है। एंड लिटिल बुक्स, स्प्रॉलिंग ऑफ फ्लावर्स कट फॉर संडे, ब्राउनिश नाउ, some brass and stuff up at the holy end, the small neat organ, and a tense, musty, unignorable silence brewed God knows how long. यहाँ पे ये हमें वहां पे जो चीजें रखी हुई है उसके बारे में बताते हैं कि मैटिंग सीट्स, मैटिंग है, सीट्स है, मैटिंग फ्लोर में जो कारपेट लगा हुआ है वो है, सीट्स बने हुए हैं, स्टोन का कुछ काम किया हुआ है, बुक्स, रिलीजियस बुक्स रखे हुए हैं, स्प्रॉलिंग फ्लावर्स रखे हुए हैं। स्प्रॉलिंग का मतलब होता है सेक्रेड, स्प्रॉलिंग का मतलब होता है सेक्रेड, समथिंग विच इज होली, रिलीजियस।
तो स्प्रॉलिंग फ्लावर्स रखे हुए हैं जो कि संडे प्रेयर के लिए कट किया गया था, अब वो ब्राउन कलर के हो गए हैं, यानी कि फ्रीक्वेंटली इस चर्च में कोई विजिट नहीं करता है। कुछ ब्रास का सामान रखा हुआ है, स्टफ एट द होली एंड इज जहां पे सिंबल बना हुआ है क्रॉस का, जीसस क्राइस्ट है, वहां पे कुछ ब्रास का सामान रखा हुआ है जिसका एक रिलीजियस पर्पस है। द स्मॉल नीट ऑर्गन, ऑर्गन यहाँ पे जो हम लोग ऑर्केस्ट्रा में चर्च में जो कॉयर होता है उसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते हैं उसके बारे में बात हो रहा है। एंड अ टेंस मस्टी अनइग्नोरेबल साइलेंस, और इन सब चीजों के अलावा क्या है, एक ऐसा साइलेंस है वहां पे विच इज अनइग्नोरेबल, आप उसको चाह के भी वहां पे इग्नोर नहीं कर सकते हो। सो इसका मतलब यहाँ पे ये है दैट स्पीकर इज बोर्ड yet can't ignore the silence that looms over the church he is standing in. वो ये सारे सामानों को देख के बोर हो रहे हैं क्योंकि इट इज जस्ट एन अनदर चर्च फॉर हिम, लेकिन वहां पे जो एक साइलेंस है वो उसको नेग्लेक्ट नहीं कर पाते हैं। नाउ ब्रूड गॉड नोस हाउ लॉन्ग hastless I take off my cycle clips in awkward reverence। यहाँ पे ये बोल दो, रेवरेंस का मतलब होता है कि आपका बिलीफ किसी चीज में वापस ग्रो कर रहा है। तो ये कह रहे हैं कि इनके लिए ये कैजुअल प्लेस है, लेकिन जैसे आप कहीं पे मंदिर जाते हो तो चप्पल उतारते हो, राइट, हाथ धुलते हो, तो जब चर्च जाते हैं तो वैसे ही ये क्या करते हैं कि पैंट में साइकिल क्लिप्स लगा हुआ रहता है जिसके कारण आपका पैंट गंदा नहीं हो। ठीक है, वो लोग यूज करते हैं, ब्रिटिश लोग ज्यादातर यूज करते हैं, तो वो साइकिल क्लिप्स जो इनके पैंट पे लगा हुआ था वो ये निकाल लेते हैं। ऐसे लग रहा है कि ऑफरिंग करने जा रहे हैं। इनका जो ये रिलीजियस बिलीफ है जो कि इनको कॉमन बना रहा है वो कहीं ना कहीं ग्रो कर रहा है, वो है कहीं ना कहीं कंप्लीट मिसिंग नहीं है इनके अंदर वो चीज। मूव फॉरवर्ड, रन माई हैंड अराउंड द फॉन्ट, ये आगे बढ़ते हैं और किताब रखी हुई है उस किताब के ऊपर अपने हाथों को स्लाइड करते हैं। फ्रॉम वेयर आई स्टैंड द रूफ लुक्स ऑलमोस्ट न्यू, और जहां पे ये खड़े हैं एक पोडियम के ऊपर खड़े, उसके ऊपर बुक रखा हुआ है जहां पे चर्च के फादर खड़ा होके प्रीचिंग देते, चर्च के फादर खड़ा होके वो बाइबल के लाइंस को रीड करते, वहां से ये खड़े होके देख रहे हैं कि चर्च का जो रूफ है वो नया है, और क्वेश्चन करते क्लीन्ड और रीस्टोर्ड, या तो बहुत अच्छे से सफाई की गई है या तो नया बनाया गया है। समवन वुड नो, आई डोंट, ये कह रहे किसी को पता होगा मुझे नहीं पता है, विच शोज कि हमारे जो स्पीकर है वो रेगुलर विजिटर नहीं है चर्च के, लेकिन ये कह रहे हैं कि जो रेगुलर विजिटर है उसको पता होगा कि ये क्लीन किया गया है कि रिस्टोर किया गया है, इनको नहीं पता है। माउंटिंग द लेक्टर्न आई परस्यू अ फ्यू हेक्टरिंग लार्ज स्केल वर्सेस। लेक्टर्न का मीनिंग जो होता है उसका मतलब ये है कि वो जो होली सामान सब रखा हुआ था वहां पे वो सब चीजों को ये देखते हैं। आई परस्यू अ फ्यू हेक्टरिंग लार्ज स्केल वर्सेस, और वो जो बुक इनके सामने रखा हुआ था उसमें से ये कुछ लाइंस को पढ़ते हैं। एंड प्रोनाउंस हेयर एंड मच मोर लाउडली देन आई हैड मेंट, और जब वो लाइंस को पढ़ते हैं तो एक वर्ड यूज करते हैं हेयर एंड, विच शोज द थॉट ऑफ एंडिंग, ये थॉट ऑफ एंडिंग को बता रहा है। अब ये यहाँ पे इसका एम्बिगस मीनिंग है, लाइंस खत्म होने का भी, लाइंस खत्म हो गए इसीलिए भी ये वर्ड को यूज किया गया है, ये जो पर्टिकुलर पैराग्राफ पढ़ रहे होंगे या ये सब चीजें पढ़ रहे होंगे उसका लाइंस कंप्लीट हो गया इसीलिए इसको पर्टिकुलरली यूज किया गया है। और इसका जो एम्बिगस मीनिंग निकलेगा वो ये है कि कहीं ना कहीं लोगों के रिलीजियस होप्स खत्म हो गए। और ये जो साउंड है ये ज्यादा मतलब ज्यादा मोर लाउडली, जो कि कॉमनली ज्यादा जोर से सुनाई नहीं देना चाहिए, वो ऐसे इनके कानों में चुभ रहा था, वैसे सुनाई दे रहा था। विच शोज दैट द स्पीकर इज रियली मेकिंग हिमसेल्फ एट होम इन एन एम्प्टी चर्च, जैसे आप घर पे बात करते हो थोड़ा जोर से ऊंचा आवाज में, वैसे ही ऐसा लग रहा था यहाँ पे।
द echoes snigger briefly. ये echoes जो है, कौन सा echoes है इनके वर्ड का, ये वाला जो ये बोले है, इट्स स्निगर ब्रीफली. स्निगर का मतलब होता है कि आपका एको कैसे आता है, तेज धीरे धीरे धीरे, वैसे. बैक एट द डोर आई साइन द बुक एंड back at the door, I signed the book, donate an Irish sixpence. Reflect the place was not worth stopping. ऐसा भी नहीं है कि ये वहां जाके रिलीजियस काम कर नहीं रहे. आप जैसे मंदिर जाएंगे, मान लीजिए आई एम अ पर्सन जो कि काफी ज्यादा रिलीजन में नहीं बिलीव करता, लेकिन हम मंदिर जाएंगे तो चप्पल उतारेंगे, अपने पैरों को धोएंगे, हाथ धोएंगे, फिर हम अंदर जाएंगे. अंदर जाने से पहले सीढ़ी में रुकेंगे, स्टेयर्स में रुकेंगे, टच करेंगे, अंदर जाएंगे, हाथ जोड़ेंगे, घंटी बजाएंगे. तो ये भी जितना प्रोसीजर होना चाहिए चर्च में, ये सारा काम कर रहे हैं. ये बुक साइन कर रहे हैं, एक आयरिश सिक्स पेंस भी इन्होंने डोनेट किया है डोनेशन बॉक्स में, और फिर बोलते हैं कि दिस प्लेस वॉज नॉट वर्थ स्टॉपिंग फॉर. कि आफ्टर ऑल सारा इन्होंने जो प्रोसीजर होना चाहिए सब कर लिया, और उसके बाद इनके मन में ख्याल आ रहा है कि नहीं, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पे मुझे रुकना चाहिए, कुछ सोचना चाहिए, ऐसा इनको नहीं लग रहा है. येट स्टॉप आई डिड, इन फैक्ट आई ऑफन डू. ये कहते कि मुझे अपने मन में तो मालूम ही है कि दिस प्लेस इज नॉट वर्थ स्टॉपिंग फॉर, लेकिन फिर भी मैं रुकता हूं, और अक्सर रुक जाता हूं ऐसे बिल्डिंग्स को देख के. एंड ऑलवेज एंड मच एट अ लॉस लाइक दिस. और हर बार इसी तरह के लॉस में मैं अपने आप को पाता हूँ. लॉस कैसा लॉस, इन्होंने आयरिश सिक्स पेंस वहां पे डोनेट किया है, उसको ये कह रहे कि ऐसा लगता है कि मैं कोई लॉस कर रहा हूं. इस पर्टिकुलर लाइन से, ये जो लाइन है, I often do and always end much at a loss like this. This particular line questions the importance of the church. And इस लाइन को, it is something that he can't explain to himself. क्योंकि ये कह रहे yet I stop. मुझे पता है it is a loss for me, लेकिन फिर भी मैं रुक जाता हूं. तो this questions the importance of the church. This line. अब ये सब पर्टिकुलर लाइंस में आपको मेंशन करना क्यों जरूरी है कि ये क्या बात कर रहा है, क्योंकि जब आप आंसर लिखोगे, आप कोटेशंस डालोगे, तो यही सब लाइंस को आपको कोट करना है. वंडरिंग व्हाट टू लुक फॉर, वंडरिंग व्हाट टू लुक फॉर, वंडरिंग टू व्हेन चर्च फॉल कंप्लीटली आउट ऑफ यूज, व्हाट वी शैल टर्न देम इनटू. ये कह रहे हैं कि वहां पे जब मैं वॉक करके वापस जा रहा हूँ, देख रहा हूँ, तो मैं ये वंडर कर रहा हूँ कि वहां पे मैं क्या देखूं, ऐसा कौन सा नया चीज है जो मेरे को देख के अम्यूजमेंट फील होगा. और मैं साथ साथ ये भी सोच रहा हूं कि ये जो चर्चेज है, व्हेन विल दे फॉल कंप्लीटली आउट ऑफ यूज, कि कोई इसमें विजिट करेगा ही नहीं, और जब ऐसा टाइम आएगा तो व्हाट वी शैल टर्न देम इनटू, हमें इसको किस चीज में बनाना चाहिए. सो बेसिकली ही इज visiting the church and he is questioning, he is wondering that what he is looking for. आप जाते हो मंदिर या फिर आप किसी होली प्लेस में जाते हो, तो यू गो टू प्रे. आपके पास कुछ ना कुछ मांगने के लिए होता है. हमारे स्पीकर के पास कुछ नहीं है. तो दैट इज व्हाई ही इज वंडरिंग, एंड ही इज वंडरिंग कि जब ये पूरा आउट ऑफ ट्रेंड चला जाएगा तो उस जगह को हमें क्या बनाना चाहिए. जिसका आंसर देते, इफ वी शैल कीप अ फ्यू कैथेड्रल्स क्रॉनिकली ऑन शो. ये कहते हैं कैथेड्रल का मतलब है म्यूजियम्स. क्या हमें इसको कोई म्यूजियम की तरह बना देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से लोगों का फेथ खत्म हो रहा है, इट विल बी जस्ट अ बिल्डिंग दैट डिस्प्लेस द आर्टिफैक्ट्स ऑफ द रिलीजियस बिलीफ. ये सिर्फ और सिर्फ एक बिल्डिंग की तरह ही रह जाएगा जो कि आर्टिफैक्ट्स को दिखाता है. देयर पार्चमेंट, जहां पे बाइबल रखा रहता है, जो ऊपर पोडियम टाइप का प्लेस होता है, ये कह रहे हैं देयर पार्चमेंट, प्लेट एंड पिक्स इन लॉक्ड केसेस. ये सारे रिलीजियस आर्टिफैक्ट्स है. ये कह रहे हैं ये सारी चीजें जो है लॉक्ड इन केसेस, केसेस में उनको बंद रखेंगे कांच के अलमीरा में. एंड लेट द रेस्ट रेंट फ्री टू रेन एंड शीप. और बाकी जो सामान है सब चीजों को वहां पे रखेंगे हम लोग
रेस्ट फ्री टू रेन एंड शीप, जो चीजें इट इज लाइक ओपन टू द डोर ऑफ चर्चेज एंड लेट नेचर लीव, क्योंकि वहां पे अब क्योंकि कोई इंसान विजिट नहीं कर रहा है, म्यूजियम की तरह यूज किया जाएगा, तो नेचर से जो भी वहां पे ग्रो करेगा वो रेंट फ्री रहेगा, लाइक पेड़ हो गया, थोड़ा सा वो जो घास होती है जो दीवार में बारिश के टाइम पे लग जाती है वो सब हो गया, डस्ट हो गया, तो वहां पे वो रहेगा। ये नेचर को डिपिक्ट करता है यहाँ पे। शैल वी अवॉइड देम एज अनलकी प्लेसेस, यहाँ पे ये कह रहे हैं द स्पीकर वंडर्स इफ वी विल अवॉइड चर्चेज एज अनलकी प्लेसेस वी विल नॉट बी रिलीजियस बट येट सुपरस्टिशन। ये कह रहे हैं कि चलो कैथेड्रल नहीं बनाएंगे इसको, लेकिन क्या इन प्लेसेस को अनलकी प्लेसेस की तरह ट्रीट किया जाएगा जहां पे रिलीजियन का, प्रेयर का तो कोई असर नहीं रहेगा, कोई प्रे करने नहीं आएगा, लेकिन हो सकता है कि उनका कोई सुपरस्टिशियस बिलीफ होगा, वो उसके लिए वहां पे पहुंच जाएगा। जैसे कि विच क्राफ्ट प्रैक्टिस करने के लिए ये कह रहे हैं अनलकी प्लेसेस, वैसे पहुंच जाएगा। और आफ्टर डार्क विल ड्यूबियस वुमेन come to make their children touch a particular stone. Dubious women are doubtful women. Dubious का मतलब होता है doubtful. तो ये कह रहे हैं कि या फिर कोई ड्यूबियस नेचर की, डाउटफुल नेचर की वुमेन है, वो आएगी वहां पे और अपने बच्चों को कोई पर्टिकुलर स्टोन, चर्च का कोई ऐसा हिस्सा टच करवाएगी विच विल बी द साइन फॉर गुड लक। पिक pick simples for a cancer or on some advise night see walking a dead one। सिंपल्स का मतलब है हर्ब्स, औषधि। ये कह रहे हैं कि या फिर कोई ऐसे विजिट करेगा कि वहां से जो पेड़ उग रहा है नेचर में, वहां पे कुछ ऐसा मेडिसिनल हर्ब्स उगेगा जिसको वहां से कोई लोग तोड़ने आएंगे, या फिर कोई लोग ऐसे विजिट करेगा जैसे कब्रिस्तान में रात में विजिट करता है टू सी अ घोस्ट इन होप ऑफ सीइंग अ घोस्ट, तो वैसे विजिट करेगा। तो इस तरह से लोग विजिट करेंगे। अब जिस तरह से यहाँ पे इन लाइंस में ये चर्च को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं, इट represents to us that the decay of all specific morals and meaning of the church once stood for। आज चर्च जिस भी चीजों के लिए माना जाता है, कोई भी होली प्लेस जिस भी चीजों के लिए माना जाता है, फेथ, होप, रिलीजन, वो सारी चीजें खत्म हो जाएगी और ये सब कॉमन चीजों के लिए अब चर्च को विजिट किया जाएगा, ये कह रहे हैं। Then he continues with power of some sort or other will go on in games, in riddles, seemingly at random। ये कह रहे हैं कि इसको अभी भी प्रे किया जाएगा फॉर सम अननोन पावर, कहीं ना कहीं कहानियों में कोई सुनेंगे तो विजिट करेंगे, या फिर रैंडमली जैसे मैं विजिट कर रहा हूं वैसे विजिट करेंगे, बट सुपरस्टिशन लाइक बिलीफ मस्ट डाई एंड व्हाट रिमेन्स व्हेन डिसबिलीफ हैज गॉन। ये कह रहे हैं कि जब सुपरस्टिशन भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये सब जो है कि आप जा रहे हो वहां पे एक पर्टिकुलर स्टोन को टच कर रहे हो फॉर लक, मेडिसिनल हर्ब्स उठा रहे हो, ये सब जब ये सुपरस्टिशियस बिलीफ भी है ये खत्म हो जाएगा, तब क्या रह जाएगा? एंड व्हाट रिमेन्स व्हेन डिसबिलीफ हैज गॉन। सुपरस्टिशन की बात हो रही है, डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहे हैं कि रिलीजन, रिलीजियस पर्पस तो खत्म हो ही जाएगा, लेकिन जब इसका सुपरस्टिशियस बिलीफ भी खत्म हो जाएगा तब क्या रह जाएगा वहां पे? और हमें बताते हैं ग्रास, विडी पेवमेंट्स, ब्रैम्बल्स, बटरस, स्काई, ये सब रह जाएगा वहां पे। ये बताते हैं हमें इन लाइंस में कि बस लोग एक्सपेरिमेंट करने वहां पे जाएंगे, अब रिसर्चर्स जाएंगे उस जगह के बारे में पढ़ने के लिए, इसी चीज के लिए ये रह जाएगा। स्केप्टिक्स, डाउटर्स, जो कि रिलीजन क्या होता है, सुपरस्टिशन क्या होता है, वो लोग विजिट करेंगे। ये इस चीज को यहाँ पे दर्शाते हैं। नेक्स्ट, अ शेप लेस रिकॉग्नाइजेबल ईच वीक, अ पर्पस मोर ऑब्सिक्योर। ये कह रहे हैं कि जब ये सारी चीजें डिक्लाइन होनी शुरू हो जाएंगी तो उस टाइम पे ये जो हमारा चर्च है, इट विल बी जस्ट अ शेप, एक फिजिकल बिल्डिंग की तरह रह जाएगा। उसका जो सिग्निफिकेंस है, सिंबोलिज्म है, सब खत्म हो जाएगा लोगों के माइंड में, और इट विल बिकम लेस रिकॉग्नाइजेबल ईच वीक, लोग उसको भूल जाएंगे। द पर्पस विल बिकम ऑब्सिक्योर एट दैट टाइम। देन ही सेज आई वंडर who will be the last, the very last, to seek this place for what it was।
और ये भी सोच रहे हैं कि इस प्लेस को एज इट इज अभी जैसे है, इसका रिलीजियस पर्पस है, हु विल बी द लास्ट पर्सन टू विजिट दिस, टू सी इट व्हाट इट इज ट्रूली इज, who will be the last person? One of the crew that tap and jot and know what root lofts were. ये फिर बताते हैं कि ये कोई वही आदमी होगा जो कि अब इसको तोड़ के कुछ और बनाने वाला है। वन ऑफ द क्रू का मतलब यहाँ पे है कंस्ट्रक्शन बैकग्राउंड से रिलेटेड है। हु इज इंटरेस्टेड इन द आर्किटेक्ट ऑफ चर्च, वही आएगा अब यहाँ पे। वन ऑफ द क्रू हु इज इंटरेस्टेड इन द आर्किटेक्ट ऑफ द चर्च, कि ये चर्च का आर्किटेक्चर कैसा है, क्या है, समझने के लिए वही आएगा यहाँ पे। दैट विल बी द लास्ट विजिटर आई थिंक, ही सेज। दैट टैप एंड जॉट व्हाट रूड लॉफ्ट वेयर, जो कि चीजों को छू के, टच करके, टैप करके देखेगा कि ये क्या है, क्या था, वही लास्ट विजिटर होगा, ये कहते हैं। या फिर सम रूइन बाइबर। रूइन बाइबर का मतलब है कि कुछ प्लेसेस जो खंडर होते हैं और कुछ लोगों को खंडर को एक्सप्लोर करने का बहुत वो शौक रहता है, तो वो आएगा। रैंडी फॉर एंटीक, या फिर किसी को एंटीक चीजें पसंद है वो देखने आएगा। या कोई क्रिसमस एडिक्ट है जिसको क्रिसमस में फॉर दिखावा चर्च जाना है, वो आएगा। काउंटिंग ऑन अ विफ ऑफ गाउन एंड बैंड्स एंड ऑर्गन पाइप्स एंड मायरा। या फिर कोई ऐसा आदमी आएगा जो कि चर्च में क्या आइटम्स होती थी ये सारी चीजों को देखने आएगा। और विल ही बी माई रिप्रेजेंटेटिव, या फिर वो मेरे जैसा ही कोई आदमी रहेगा जो कि रैंडमली वहां पे विजिट कर रहा है। तो ये सोचते हैं और फिर खुद ही आंसर करते हैं कि किस तरह का आदमी रहेगा। और ये भी सोच रहे कि क्या वो मेरे जैसा कोई आदमी रहेगा। तो ये जो पर्टिकुलर लाइंस है हमारे, इस लाइन का सिग्निफिकेंस ये है दैट in the fact that these religious folks, ये जो religious चीजें हैं, the architects, antique eras, sniffers, all have really superficial relationship to the church. सबका, ये जितनों का भी नाम लिए हैं यहाँ पे कि किस तरह के लोग विजिट कर सकते हैं लास्ट में चर्च को, ये सारे के सारे लोग जो है इनका कहीं ना कहीं सुपरफिशियल रिलेशन है चर्च से। सुपरफिशियल रिलेशन है, रिलीजियस रिलेशन नहीं है इनका। ये वहां के आर्किटेक्चर को प्रेस करने जाएंगे, सामान को प्रेस करने जाएंगे, रिलीजन को नहीं प्रेस करने जाएंगे। एंड डू नॉट एक्चुअली अप्रिशिएट द डीप स्पिरिचुअल क्वेश्चन दैट द चर्च ट्राइज टू रिप्रेजेंट, उसको नहीं प्रेस करने जाएंगे, बट एक एंटिक प्लेस के तरह इसको विजिट करेंगे। देन ही कंटिन्यूज द पोएम with bored, uniformed, knowing the ghostly slit, dispersed, yet tending to this cross of ground through suburb scrub because it held unsplit, so long and equably what sense is found only in separation. यहाँ पे ये बता रहे हैं कि किस तरह का वो रिप्रेजेंटेटिव जो लास्ट में विजिट करेगा वो रहेगा, उसके क्वालिटी के बारे में इस लाइंस में वो हमें बताते हैं। घोस्टली का यहाँ पे मतलब है फीलिंग ऑफ लेफ्ट बिहाइंड, यानी कि आपको ऐसा फीलिंग कि आप जब ये जगह था तो आप क्यों नहीं पहुंचे, वैसा। सिल्ट का मतलब होता है वो डर्ट जो कि रह गया वहां पे, अब वो जगह खंडर बन जाएगी तो धूल मिट्टी रह जाएगा वहां का और वो अपने आप में होली बन जाएगा। तो ये उसके बारे में बात करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि वो जो रिप्रेजेंटेटिव आएगा वो कैसा दिखेगा, ये उसको इन्विजन कर रहे हैं यहाँ पे। इन्विजन्स द रिप्रेजेंटेटिव। वो कह रहे कि वो बोर्ड कोई आदमी होगा जो लाइफ से बोर हो गया होगा तो आएगा, यूनिफॉर्म्ड होगा, knowing that the ghostly silt dispersed, yet tending to this cross of ground through scrub their suburb scrub because it held unsplit so long and equably what found since found is only in separation. वो सिर्फ इसको विजिट करने आएगा फॉर द सेक, क्योंकि उसका रिलीजियस फेथ खत्म हो चुका होगा तब तक। वो चर्च को एक एंटिक प्लेस की तरह विजिट करेगा और वो वहां पे जाके बस उसको एक जगह की तरह देखेगा जो कि कभी कोई मीनिंग होल्ड करता था।
So in lines का अगर पूरा मतलब निकाले, the speaker looks after the ground because it has managed to hold together certain things that in the modern world are only known by the separation. ये कह रहे हैं कि इस जगह का सिग्निफिकेंस तो नहीं खत्म हो सकता है क्योंकि इसमें कोई ना कभी विजिट करेगा। क्यों विजिट करेगा? क्योंकि ये प्लेस आज तक भी तो सरवाइव किया है। वर्ल्ड वॉर टू हो गया, सब हो गया, अभी भी तो सरवाइव कर रहा है। कोई ना कोई एक आदमी आ ही जाता है इसमें। और वो जो आदमी है वो अपने मॉडर्न वर्ल्ड में अपना सेंटर ढूंढते हुए आता है, विच इज ओनली फाउंड इन सेपरेशन, मैरिज एंड बर्थ एंड डेथ एंड थॉट ऑफ दीज। यानी कि या तो वो अपने शादी के पर्पज से आएगा, या उसका किसी का बर्थ होगा तो बैप्टिज्म के लिए आएगा, डेथ में आएगा। तो कोई विजिट करे या ना करे, ये लोग जो है, ये लोग तो विजिट यहाँ पे करेंगे ही करेंगे, ये कह रहे। फॉर whom was built this special shell, for though I have no idea what this accoutred frosty barn is worth, it pleases me to stand in silence here. ये कह रहे कि मुझे नहीं मालूम ये चर्च, फ्रॉस्टी ब्राउन, ये यहाँ पे चर्च को बुलाते हैं, फ्रॉस्टी बार्न चर्च को बुलाते हैं, कि मुझे नहीं पता इस चर्च का क्या वैल्यू है, क्यों बनाया गया है, लेकिन समवेयर इट प्लीजेज मी टू स्टैंड इन साइलेंस है, मुझे यहाँ खड़ा होके थोड़ा संतुष्टि मिल रहा है, अच्छा लग रहा है। दिस इज व्हाट ही सेज। देन ही कंटिन्यूज, और ये इनका कंक्लूडिंग लाइन है जो कि पूरे पोयम को सम अप करेगा। अ सीरियस हाउस ऑन सीरियस अर्थ इट इज। ये लाइंस को देखिए ये कैसे डिस्क्राइब करते हैं। अ सीरियस हाउस ऑन सीरियस अर्थ इट इज। सीरियस हाउस का मतलब है जिसका मीनिंग है, कोई मजाक में लेने वाली जगह नहीं है, इसका एक सिग्निफिकेंस है और वो रहेगा। And this is why this is the only reason why the speaker revisits the place, या फिर वो उसके सामने से गुजर रहे हैं तो रुक जा रहे, बिकॉज कहीं ना कहीं वो अपने मन में इसको एक सीरियस प्लेस मानते हैं। इन whose blent air all our compulsions meet, जहां पे जाके सारे ह्यूमन बींग्स का डिजायर और ड्राइव ब्लेंड हो जाते, यानी कि आपके जितने भी प्लेजर्स है, आप जितनी चीजों को जानते हो, आपका डेस्टिनी, फेट, सब यहाँ जाके एक हो जाता है। और आपको भी मालूम है ये चीज, यू आर कॉन्टेंट देयर, आप पीसफुल हो वहां पे, एंड दैट मच नेवर कैन बी ऑब्सलीट सिंस समवन विल फॉर एवर बी सरप्राइजिंग। और ये चीज कभी खत्म नहीं हो सकता क्योंकि कोई ना कोई हमेशा इस चीज से बहुत सरप्राइज रहेगा कि ये प्लेस ऐसा क्या होली पावर कैरी कर रहा है कि मुझे यहाँ आके अच्छा लग रहा है। हंगर इन हिमसेल्फ टू बी मोर सीरियस and gravitating with it to this ground, which he once heard was proper to grow wise in, if only that so many dead lie round. वो बोल रहे हैं कि ये जो ग्राउंड है, चर्च का ग्राउंड है, ये इसीलिए मीनिंगफुल है क्योंकि दे आर सराउंडेड बाय द डेड फोक्स। ये हमेशा कहानी में रहेगा ही रहेगा। लोग यहाँ पे किसी को मोन करने आएंगे, कुछ करने आएंगे, लेकिन वो आएंगे। इसका रिलीजियस इंपॉर्टेंस कभी नहीं खत्म हो सकता है, ये कह रहे हैं लास्ट में कि बिकॉज इट इज अ सीरियस हाउस, सम पीपल विल ऑलवेज टेक इट सीरियस। कितना ही वर्ल्ड हमारा रिलीजन में बिलीव करना बंद कर दे, लेकिन कुछ लोग हमेशा रहेंगे जो बिलीव करेंगे, और वो जो कुछ लोग हैं उनके अंदर एक हंगर रहेगा टू बी मोर सीरियस इन देयर लाइफ। आप सेंटर से कितना ही दूर चल जाओ, लेकिन कोई ना कोई सेंटर में रहेगा, ग्रेविटेटिंग, वो आपको पुल करेगा, ग्रेविटी वहां का। यानी कि चर्च का जो पावर है, जो होली वहां का वाइब है, वो आपको पुल करेगा और कोई ना कोई विजिट करेगा। सो ही कंक्लूड्स हिज पोएम बाय सेइंग दैट नो मैटर व्हाट हैपेंस इन दिस वर्ल्ड, नो मैटर हाउ वी चैलेंज द अथॉरिटी ऑफ फेथ गॉड, समवन विल ऑलवेज बी देयर, जो कि इन रिलीजियस प्लेसेस को डिफाइन करेगा, जो इन रिलीजियस प्लेसेस को वैल्यू प्रोवाइड करेगा। तो ये बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे, ये डेथ के बारे में बात कर रहे हैं, लोनलीनेस के बारे में बात कर रहे हैं, अपने लॉस ऑफ फेथ के बारे में बात कर रहे हैं, इवन मजाक भी उड़ाते हैं, मॉक भी करते हैं चर्च का, लेकिन स्टिल ही सेज दैट नो मैटर व्हाट आई से, आई माई सेल्फ विल स्टॉप every time I'll cross a church, a building like this, he says. With this, the poem ends. आई होप द मीनिंग इज क्लियर टू यू ऑल। ये पोएम आप दोबारा खुद से, आफ्टर यू विल राइट ऑल द मीनिंग्स, जो मीनिंग्स बताए हैं मैंने पोएम में, आपने जो लाइन वर्ड्स को अंडरलाइन किया है, उसके बाद आई होप
कि आप एक बार वापस से स्टार्टिंग से एंड रीड करोगे तो ये पोएम समझ में आ जाएगा। देर आर सम पोएम्स जो कि आपको फ्रैगमेंट्स में नहीं समझ में आता है, वो एज अ होल ही समझ में आएगा, एंड दिस इज वन सच पोएम। यू कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस पोएम इन फ्रैगमेंट्स, यू हैव टू रीड इट एज अ होल पोएम, तब आपको इसका एसेंस और मीनिंग समझ में आएगा। इसमें बहुत सारे लाइन्स है कोट करने के लिए, जिसमें हमें पता चल रहा है कि वो कैसे रिलीजन को, फेथ को क्वेश्चन कर रहे हैं। तो बहुत अच्छे से इस पोएम को आपको पढ़ना है ताकि आप उन लाइन्स को प्रॉपरली अपने आंसर में कोट कर सको। Now, the themes in the poem that we can see are the decline of the religion. सबसे पहले आपको इसमें ये देखने को मिलेगा कि कैसे पोएट जो है हमें वो सोसाइटी की रियलिटी बता रहे हैं। पोस्ट वर्ल्ड वॉर का सिनेरियो है, वो हमें क्लियरली बता रहे हैं कि कैसे इस टाइम पे रिलीजन का डिक्लाइन हो रहा है, मॉडर्न वर्ल्ड कैसे ग्रो कर रहा है, स्केप्टिकल एटीट्यूड क्या है क्रिश्चियनिटी के टूवर्ड्स, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। विच ऑल्सो, ये थीम से ही रिलेटेड हमारा एक सब थीम आएगा, दैट इज द रोल ऑफ रिलीजन इन सोसाइटी। द रोल ऑफ रिलीजन इन सोसाइटी, इसी से जुड़ा हुआ था सब थीम है। तो ये जो पोएम है हमारा, इट इज लाइक अ मेडिटेशन ऑन हाउ द सोसाइटी विल एंड won't change when the religion is no longer hold in any place. रिलीजन पर्पस खत्म हो सकता है, लेकिन सोसाइटी कैसे उस रिलीजन को होल्ड करके रखेगा हमेशा। द स्पीकर इज अ skeptic who visit a church while biking through the countryside and assumes that religion is dying. वो सोच रहा है कि रिलीजन मर रहा है, लेकिन उस चर्च में उसको विजिट करके पता चल जाता है कि कुछ भी हो जाए, इसका सिग्निफिकेंस, रिलीजन सिग्निफिकेंस कभी खत्म नहीं हो सकता। सो ये एक आपका थीम बन सकता है, द रोल ऑफ रिलीजन इन सोसाइटी और हाउ इट शोज द डिक्लाइन ऑफ रिलीजन। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थीम इज ह्यूमन नीड फॉर मीनिंग। कैसे ह्यूमन को एक सेंटर चाहिए अपने आप को डिफाइन करने के लिए, ये सेंटर हमेशा उसको चाहिए। इसके बारे में डब्ल्यू बी ईट्स भी अपने पोएम में बात करते हैं कि जब भी इस सेंटर को चैलेंज किया जाएगा देयर विल बी अ रीबर्थ। वैसे ही ये पोएम भी हमें बताता है कि कैसे कुछ भी खत्म हो जाए, सुपरस्टिशन पर्पस के लिए लोग विजिट करेंगे, लेकिन करेंगे, कुछ नहीं तो कम से कम वेडिंग, फ्यूनरल्स, ब्रीफ थॉट इस टाइम पे विजिट करेंगे क्योंकि उनको एक मीनिंग चाहिए सब चीज के लिए। ह्यूमन बीइंग का आदत है एक स्ट्रक्चर्ड वर्ल्ड में रहने का, वो पोस्ट स्ट्रक्चर्ड वर्ल्ड में नहीं रह सकते। इसी से रिलेटेड एक सब थीम आता है हमारे पास, द डिजायर फॉर ह्यूमन कनेक्शन। द डिजायर फॉर ह्यूमन कनेक्शन, जो कि इस तरह के लाइंस जो थे हमारे पोएम में, जिसमें बताया जा रहा था कि ह्यूमंस को सारी चीजों को एक कनेक्शन में समझने की आदत है। वेडिंग्स हो, फ्यूनरल्स हो, ग्रीफ हो, थॉट हो, वो इसको एसोसिएट करेंगे। वो वाला पॉइंट आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थीम इज ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्निटी। कैसे वो हमें बताते हैं पोयम में कि ट्रेडिशन सरवाइव करेगा और ट्रेडिशन और मॉडर्निटी में क्या चेंज है, कैसे फेथ वहां पे चैलेंज हो रहा है। लास्ट इंपॉर्टेंट थीम इज डेथ एंड सीरियसनेस। हमें पोयम में ही देखने को मिल रहा है दैट हाउ चर्च कन्फ्रंट लाइफ डीपेस्ट ट्रुथ। चर्च आपको लाइफ के डीपेस्ट ट्रुथ बताते हैं, बर्थ एंड डेथ के बारे में बताता है चर्च आपको, व्हाट इज बर्थ, व्हाट इज डेथ। इसीलिए ये भी एक इंपॉर्टेंट थीम बनता है आपके लिए। आई होप दैट ऑल द पॉइंट्स आर क्लियर टू यू। अब आपको इसको जब भी लिखना है, आई वुड सजेस्ट कि आप एक तरह से नोट्स बनाइए। कोई भी वर्क को कभी भी लाइफ में पढ़ो आप। अगर आप यूजी और पीजी के स्टूडेंट हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ने का पैटर्न बहुत अलग होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब आप पढ़ोगे तो आप पोयम के बैकग्राउंड को ज्यादा रीड करोगे। आप पोयम को एक बार रीड करोगे, उसका एसेंस समझ लोगे एंड दैट्स इट। उससे ज्यादा करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। लेकिन उसमें किस पोइट्री कलेक्शन में पब्लिश हुआ है, कब पब्लिश हुआ है, ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है जब आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जिसमें ऑब्जेक्टिव आंसर्स आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन अगर आप एक थ्योरेटिकल पेपर लिख रहे हो, आप यूजी या पीजी के स्टूडेंट हो और आपके सिलेबस में ये है,
आपको क्या करना है कि सबसे पहले पोयम लेना है। इफ यू आर वॉचिंग माई वीडियो तो आप साइड साइड बाय साइड इसको सुनो, अंडरलाइन करो वर्ड्स को जो आपको नहीं आता है, मीनिंग फाइंड करो, लिखो। यहाँ पे जो सिग्निफिकेंस बताया गया है लाइंस का उसको वहां पे नोट डाउन करो और समझो। फिर आप पूरा पोयम को स्टार्टिंग टू एंड एक बार वापस रीड कर लो, आपको समझ में आ जाएगा पोयम में क्या है। अब उसके ऊपर बैकग्राउंड नोट्स बनाना स्टार्ट करो। सबसे पहले उसका बैकग्राउंड नोट्स बनाएंगे, जिसमें हम लोग को लिखना है कि कब पब्लिश हुआ, कौन से कलेक्शन में पब्लिश हुआ, 4 लाइन का एक छोटा समरी लिखेंगे उसमें। ये करना है। स्ट्रक्चर क्या है, फॉर्म क्या है, टोन क्या है, मीटर क्या है, ये लिखना है। आफ्टर दैट एक थीम्स का लिस्ट बनाओ कि इस पोएम में आपको क्या क्या थीम्स मिल रहे हैं, और उसके ऊपर कंटेंट रेडी करो। आप प्रिपेयर अ कंटेंट इन दैट। जैसे कि आप हम अभी थीम लिख रहे हो कोई सा भी रोल ऑफ रिलीजन, तो उसको पूरा एक्सप्लेन करके एक आंसर रेडी करो, क्योंकि क्वेश्चंस इसी तरह से आते हैं। बहुत सारे वीडियोस में मुझसे पूछा जाता है कि मैम व्हाट आर द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट कैन कम फ्रॉम दिस टॉपिक। इसी तरह का क्वेश्चन बनेगा यूजी और पीजी में, लाइक व्हाट आर द थीम्स दैट वी सी इन द पोएम चर्च गोइंग। हाउ चर्च गोइंग इज अ पोएम ऑफ पोस्ट वर्ल्ड वॉर, क्योंकि इसमें रिलीजन को क्वेश्चन किया जा रहा है। और डिस्क्राइब या एक्सप्लेन church going as a post World War poem, या फिर शो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द रोल ऑफ रिलीजन। इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चंस। तो आप प्रिपेयर करना चालू करो, नोट्स बना के रखो, पॉइंटर्स लिख के रखो, जिससे जब आप पढ़ोगे एग्जाम के लिए तो आपको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि यू हैव योर कंटेंट रेडी, यू हैव अ गुड डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पोएम नाउ। किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा आप उसमें प्रिपेयर कर सकते हो। There is one more thing that I learned in my PG, during my PG, that आप रिसर्च पेपर्स पढ़ने की आदत डालो, क्योंकि रिसर्च पेपर आपको एक आर्टिकल्स जो होते हैं आपको सिंपली लिखना है रिसर्च पेपर्स ऑन चर्च गोइंग। बहुत सारे लिंक्स आएंगे नीचे, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, उसको पढ़ने की आदत डालो, क्योंकि उसमें आपको बहुत सारा ऐसा पॉइंट मिलता है जो कि आपके आंसर को बहुत इनोवेटिव बना सकता है। अगर आप ड्यू, बीएचयू इस तरह के यूनिवर्सिटीज में हो तो वो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं पूछेंगे, वो आपसे उसको ट्विस्ट करके थोड़ा पूछते हैं। लिखना वही है कंटेंट, लेकिन थोड़ा एलिवेटेड आंसर दे एक्सपेक्ट। तो एलिवेटेड आंसर कहाँ से आएगा, वो पॉइंट्स कहाँ से आप लाओगे? रिसर्च पेपर्स को पढ़ के। तो थोड़ा पढ़ो ताकि आपको पता रहे कि कौन सा पॉइंट कहाँ डालना है। और बहुत अच्छा अच्छा रिसर्च पेपर्स होता है इसके ऊपर। Now with this, I would like to end the session. Have a lovely day, learners.